अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि निकाहनामे में औरत के हुकूक क्या होते हैं। अ, खुला, तलाक, बच्चों की कस्टडी और डाउरी आर्टिकल्स का क्या मकसद होता है, किस तरह उनको डील करना चाहिए है और इन सब के लिए हमने बुलाया है बैरिस्टर बुशरा निसार को। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? Walaikum salam. I'm good. How are you? आई एम वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। बुशरा, आज हम बात कर रहे हैं फैमिली लॉ की, निकाहनामा, खुला, डिवोर्स, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ज़रा बताएँगी कि ये निकाहनामा एग्ज़ैक्टली होता क्या है? Nikahnaama is an official requirement under the Muslim Family Laws Ordinance. Basically, it's a requirement जब दो parties शादी करने वाली होती है तो it's a contract which is signed. इसके अंदर there's offer by the husband, there's acceptance by the wife, and there's consideration which is basically our हक में है. सही। तो निकाहनामा के अंदर ऑब्वियसली हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने जैसे अभी मेंशन किया, दिस कंडीशंस इन्वॉल्व्ड एंड एवरीथिंग। तो उसमें एक औरत के हुकूक क्या होते हैं? अच्छा, so I think before that's very important to talk about the fact कि काफ़ी लोग शादी करने से पहले अपना निकाहनामा नहीं पढ़ते, हुँ, which is why they don't know कि उनको क्या rights दिए हुए हैं under law. And like I said, it's a contract. Contract में आप कुछ भी add कर सकते हैं, like any other contract. There are conditions in the contract involved which afford protection to the husband, which afford protection to the wife as well. तो जैसे क्लॉजेस 1 to 12 pretty स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसके अंदर आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें आती है। क्लॉजेस 13 से लेकर 16 तक बात आती है हक महर की। अच्छा, हक महर क्या होता है? लाइक आई सेड, इट्स कंसिडरेशन। एंड इसके अंदर आप हक महर जो है, इट्स बेसिकली द हस्बैंड, समथिंग विच द हस्बैंड गिव्स टू द वाइफ, या एंड इट्स इट काइंड कैन ऑफ बी अ एनीथिंग, गिफ्ट। इट कैन बी इन द या फॉर्म ऑफ, yes, या it can be anything in the form of gold or it could be cash. हमारी सोसाइटी में एक नॉर्म बन गया है कि हक महर एक सॉर्ट ऑफ सोसाइटल शो हो गया है या क्लास दिखाने की एक वो हो गया है कि आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट कि आपकी जितनी हैसियत है आप उस उतना ही हस्बैंड जो है वो आपको देगा. हुँ, सही। तो उसके बाद आपने क्लॉज़ 1 टू 12 की बात करी, फिर क्लॉज़ 16 आपने बताया हक महर है। क्लॉज़ 17 आई 13 फ to 16. सॉरी 13 टू 16 एंड देन क्लॉज़ 17 व्हिच जो मुझे लगता है कि बड़ा क्रूशियल एलिमेंट है, उसके बारे में ज़रा बताएँगे आप प्लीज़? अच्छा, there are two types of हक महर. There is मुआजिल which is to be paid उसी वक्त, it's called prompt dower. हुँ, और दूसरा होता है मुआजिल which can be paid later on whenever the wife demands for it, तो husband has to pay that to the wife. सही। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ कि द वाइफ, इवन इफ शी वेव्स हर राइट टू हक महर, इवन इफ शी सेज कि मुझे नहीं चाहिए, शी इज स्टिल एंटाइटल्ड टू इट. नो हुँ, वन कैन टेक हर हक महर अवे फ्रॉम हर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ खुला, एज वी नो कि खुला के केस में द वाइफ हैज़ टू फोरगो हर हक महर. हुँ, या वही। अच्छा, उसके उसके बाद हम आते हैं क्लॉज 17 पे. हुँ, सही। लाइक यू सेट कि कोई भी कंडीशंस ऐड हो सकते हैं. क्लॉज 17 इज़ अ क्लॉज जिसके अंदर अ वाइफ कैन ऐड एनी कंडीशंस दैट शी विशेस फॉर. शी कैन से दैट आफ्टर मैरिज आई एम गोइंग टू वर्क. शी कैन ऐड कंडीशंस टू द एक्सटेंट के डोमेस्टिक वायलेंस के केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. दे कैन डिसाइड कि हम इतने बच्चे करेंगे, हम इतने बच्चे कब कब करेंगे. इस तरह की कोई भी कंडीशन, आप कुछ भी कंडीशन डाल सकते हो एज लॉन्ग एज इट्स नॉट फॉरबिडन बाय लॉ. सही। तो कानून की आप हदूद में रहते हुए जो आपको लग रहा है सही, तो अगर औरत चाहे तो क्लॉज़ 17 में अपने निकाह के अंदर लिखवा सकती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि औरतों को बोला जाता है कि हम आपको शादी के बाद मास्टर्स करने देंगे या पढ़ाई अपनी बैचलर्स कंटिन्यू करने देंगे, लेकिन उनको ये हक़ दिया नहीं जाता। शादी के बाद लोग बदल जाते हैं। तो औरत के पास अपना पूरा हक़ है कि क्लॉज़ 17 जब निकाहनामा साइन हो रहा हो, उसी वक़्त लिखवा दे कि जी मुझे ये मेरा हक़ है मेरी एजुकेशन का, ये मुझे दिया जाएगा और मैं इसी कंडीशन पे शादी कर रही हूँ। उसके बाद जो हस्बैंड है ही इज़ बाउंड टू फॉलो दैट, ही हैज़ टू, व्हाई? बिकॉज़ ही हैज़ साइन्ड इट। करेक्ट बुशरा? अच्छा, उसके बाद जी, उसके बाद वी कम टू क्लॉज 18 एंड 19. अच्छा, तो एज़ वी नो कि डिवोर्स 3 तरह का होता है. एक हुँ, होता है म्यूचुअल डिवोर्स जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों म्यूचुअली अग्री करते हैं कि हम हुँ, डिवोर्स करेंगे. ठीक है. द सेकेंड टाइप इज़ खुला. खुला हुँ, के अंदर क्या होता है? अ वुमन हैज़ टू अप्रोच कोर्ट एंड से कि मुझे आई वांट अ डिवोर्स. या, एंड खुला फिर आप जो है वो कोर्ट ग्रांट करती है. बट या, खुला के अंदर वही बात होती है कि द वुमन हैज़ टू फोरगो हर हक में है.
Yeah. She's basically giving her haq meher in exchange for the divorce. Yeah. Which is why it's very important कि clause 18 आता है. Clause 18 basically is तलाक़ तफ़वीज़. इसके अंदर the husband delegates his right to the wife to divorce. सही. जो हमारे पास नॉर्मली निकाहनामा आता है उसके अंदर ये सारे क्लॉजेस कैंसिल्ड होते हैं अगर आप देखेंगे तो. जी बिल्कुल. Which is why most people aren't even aware कि they have a right. ये तलाक़ तफ़वीज़ जैसे है, ये औरत को हक़ देता है कि वो हस्बैंड से डिवोर्स मांगे and then she won't even have to give her हक़ महर back to the husband. That's for her. बिल्कुल बिल्कुल. सो ऑल द पीपल जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जब आप अपना निकाहनामा मंगवाएं और जो आप मस्जिदों से या जमात खानों से जो निकाहनामे मिलते हैं उन पे कुछ चीज़ें कैंसिल आउट पहले से ही वो करके दे देते हैं. और अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो आपको एक फ़्रेश कॉपी बग़ैर कैंसिल किए वो भी मिल सकती है. जब वो बग़ैर कैंसिल हुए हुए डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आते हैं तो आपको पता चलता है अरे ये क्लॉज़ 17, क्लॉज़ 18, क्लॉज़ 19 भी हैं जहाँ आप औरत अपनी कंडीशन रख सकती है, बी तलाक़ का हक़ अपने पास रख सकती है. अब तलाक़ का हक़ अपने पास रखने का फ़ायदा बुशरा ज़रा प्लीज़ बताएंगी. Like I said कि जब खुला होता है, खुला में you have to approach court. कोर्ट प्रोसीडिंग्स लंबा प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है. आप कोर्ट के पास जाएंगे, आप फाइल करेंगे केस, उसके बाद जब तक दूसरी पार्टी आए तो एटलीस्ट 3-4 महीने तो लग जाते हैं क्योंकि जब वो खुला ग्रांट होता है उसके बाद भी यूनियन काउंसिल के पास रजिस्टर होगा. तो ये 3-4 जो लंबा प्रोसेस है, ये कोर्ट आने जाने की ख्वारी, टू सेव ऑल ऑफ दैट लाइक द हस्बैंड हैज़ अ राइट टू डिवोर्स, उसी तरह औरत के पास आ जाते हैं अंडर क्लॉज 18. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और मुझे ये लगता है देखिए अब ऑब्वियसली कोर्ट के अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता है. कोर्ट के अंदर आपको एक तरह से इट्स एम्बैरेसिंग कि आप अपना एक जो आपका बेसिक हक़ है आपको उसको बताया नहीं गया, आप वहाँ कोर्ट जाके ले रहे हैं. और नोबडी वांट्स टू गो टू कोर्ट. किसी को अच्छा नहीं लगता कोर्ट में आके पेशियाँ दें, जज को बताएं कि हमें अपने हस्बैंड से तलाक़ चाहिए या खुला चाहिए फॉर व्हाटएवर रीज़न. एक तो वो बात, और प्लस जब आपके पास राइट ऑफ डिवोर्स है तो आपको अपनी जो आपका जो हक़ महर है आपने वो भी फ़ॉरगो नहीं करना है, आपने वो वापस नहीं करना है. करेक्ट बुशरा? जी एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. तो ये चीज़ एक बड़ी, आप जो भी औरतें और मर्द हज़रात जब भी शादी कर रहे हैं तो निकाह के अंदर आप इट्स एज़ गुड एज़ एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट. तो जब आप कहीं किसी से एग्रीमेंट करते हैं तो आप एक एक वर्ड बैठ के पढ़ते हैं, उसी तरह आपको निकाहनामा भी पढ़ना चाहिए. अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली निकाहनामा जब हमारे सामने आता है, एक तो वो इतनी मुश्किल और इतनी बारीक उर्दू में लिखा हुआ होता है कि बंदा बोलता है यार इसको साइड पे करो. इसके बाद ये भी है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वो फॉर्मेट ही यूज़ करें, आप अपना फॉर्मेट ख़ुद लिख भी सकते हैं अगर चाहें तो. आप निकाहनामा जिस सेम होनी चाहिए. मैं एक वकील को जानता हूँ, उन्होंने बोला है कि उनका बस एम है कि जब मैं शादी करूँगी तो मैं अपना निकाहनामा ख़ुद ड्राफ्ट करूँगी. एंड आई फील दैट इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज, और वो सिर्फ वो नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप वकील हो, आप ख़ुद भी कर सकते हैं. मेन जो चीज़ें हैं वो आप कहीं भी इंटरनेट से निकाल लें कि निकाह के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से जितना उसको खूबसूरत बनाना है बनाएं और वो रजिस्टर होगा. सही कह रहा हूँ मैं बुशरा? अच्छा, एक और चीज़ ये भी है. जी बिल्कुल. हमारी सोसाइटी में मसला ये है कि कोई ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए रेडी नहीं है बिफोर गेटिंग मैरिड. नो वंस रेडी टू सिट डाउन एंड हैव दैट कॉन्वर्जेसन कि भाई इन केस पार्टीज डोंट गेट अलॉन्ग, इन केस डिवोर्स हो जाता है, विच इज़ अ सैड रियलिटी. पर हमारी सोसाइटी में नो वंस विलिंग टू एक्सेप्ट इट. आई टेल यू, सो एट व्हेन माई सिस्टर वाज अबाउट टू गेट मैरिड, आई स्पोक टू माई मदर अबाउट इट. आई वाज लाइक जब निकाहनामा आएगा तो वी गोइंग टू इंश्योर कि क्लॉजेस 18, 19, 20 ये सब कैंसिल नहीं है. तो she got really mad at me and she got super offended because she was like अभी तक शादी नहीं हुई and you're already thinking about divorce, और अभी ऐसी चीज़ें कैसे सोच सकते हैं हम लोग. So I think that's the problem most people face in our society कि no one's willing to talk about these things before getting married. But it's very important because आपको कुछ protection मिल जाती है, स्पेशली क्लॉज 18 के थ्रू जब डिवोर्स का अगर कोई मसला अराइज हो तो. बिल्कुल एब्सोल्युटली. और उसके अंदर आप क्लॉजेस भी इतने सारी, मतलब देयर इज सो मच दैट वन कैन थिंक. आप अपनी इतनी सारी चीज़ें प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक उस क्लॉज की वजह से. और यहाँ पे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी माशरे के अंदर, और ये एक हक़ हमें इस्लाम ने दिया है, हमें हमारा मज़हब ही ये हक़ दे रहा है और हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं. तो इट डज़न्ट मेक सेंस क्योंकि हमारा माशरा ऐसा हो गया है कि भाई ये इसके बारे में बात नहीं करो. टैबू बन गया है कि यार हम ये औरत ये हक़ नहीं मांगे तो बेहतर है. क्यों नहीं मांगे भाई? उसको इस्लाम ने दिया, अल्लाह ताला ने उसको जब वो हक़ दिया हुआ है तो उसको क्यों नहीं यूज़ करने दे रहे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है. अगर आपके घर में ऐसी कोई आपका निकाह हो रहा है और आपके वालिदैन आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, उनसे लड़ाई ना करें. मैं ये नहीं कर रहा उनसे लड़ाई करें, लेकिन उनको प्यार से बैठ के समझाएं कि देखिए मेरा हक़ है, मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है, मुझे वो इस्तेमाल करने दें. और अगर वो, और यही बात अपने होने वाले शौहर्स को भी बताएं कि यार ये सब चीज़ें मेरे लिए हैं, ये आई कैन टेक ऑल ऑफ दिस.
एंड यू नो यूटिलाइज दैट, डोंट जस्ट लेट इट गो। बिकॉज मैं जानता हूँ, मेरी एक दोस्त है, उसकी निकाह हो रहा था और उस वक्त उसने उसके सामने उसने पहले बहुत बोला कि मुझे निकाह नामा दिखा दे, उसको नहीं दिखाया गया। जब उसकी निकाह का टाइम आया, बुशरा लिसन टू दिस, जब उसका निकाह का टाइम आया, देन शी वाज शोन कि वो सारे क्लॉजेस कैंसिल है, एंड शी वाज लाइक अबू मैं ये तो गलत है, एंड उसके बाद बेटा साइन करो, बेटा साइन करो, एंड शी साइंड इट, एंड इट वाज, मैं वहीं खड़ा हुआ था एंड आई वाज लाइक यार ये सोसाइटी का प्रेशर, Exactly, हाँ. इट इज़ सो यार इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। अनफॉर्चुनेटली ये माहौल है। इसी के बाद खुला की भी एक बात करते हैं। देखिए खुला कहने में तो लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है डिवोर्स नहीं है, खुला ले लेंगे अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ। इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस। मैं और बुशरा दोनों इस तरह के केसेस हमने काफ़ी देखे हैं। अभी भी हम हमारी प्रो बोनो यूनिट है, हम उसमें इस तरह के केसेस डील करते हैं और दे नॉट ईजी। और जो हमारे लिए, हम वकील हैं, हमारा रोज़ का काम है, हमारे लिए भी उनसे डील करना इतना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि इट्स यू नो इट्स वेरी डिप्रेसिंग कि इस तरह की सिचुएशंस हमारे सामने आ रही हैं कि वो डिवोर्स नहीं दे रहा इसलिए क्योंकि उसको हक महर देना पड़ेगा, या वो डिवोर्स नहीं दे रहा क्योंकि उसका मूड नहीं हो रहा। और फिर कोर्ट में आके वो लड़की वो औरत आके पूरे कोर्ट के सामने अपनी स्टोरी उसको बयान करनी पड़ती है। तो बुशरा अगर क्विकली वी कैन गो थ्रू द प्रोसीजर कि खुला लेते किस तरह है, ताकि ऑडियंस को समझ में आ जाए कि हम एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं, क्या लंबा प्रोसीजर है। Okay, so पहले आपको तो obviously you'll have to approach a lawyer and you're going to get a case filed. आप plain draft कराओगे वकील से, वो कोर्ट में फ़ाइल होगी। कोर्ट में फ़ाइल होने के बाद वही होता है कि दूसरे साइड को बुलाया जाता है, सर्विस होती है, द अदर साइड इज समन्ड, और उसके बाद फिर जो है कोर्ट दूसरे साइड को बोलते हैं कि वो अपना जवाब फ़ाइल करें टू आवर केस। एंड देन द जज अटेम्प्ट्स की एक प्री ट्रायल होती है जिसके अंदर जज बिठाता है दोनों मियाँ बीवी को और बोलता है कि आप ट्राई करें। अब द जज बेसिकली एक्ट्स एज एन आर्बिट्रेटर एंड ट्राई करता है कि मसला रिजॉल्व हो जाए, एंड वो पूछता है क्या यू श्योर यू वांट टू गो अहेड विद द डिवोर्स। और ऑब्वियसली अगर इफ वाइफ इज़ अप्रोच कोर्ट तो 90% ऑफ द टाइम शी इज़ ऑलरेडी मेड अप हर माइंड एंड शी वांट्स टू गो अहेड विद इट। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जो है आपका जजमेंट जब वो फिर डिसाइड करता है जज, एंड देन वो खुला आपका ग्रांट होता है। बट ये आई मीन इट साउंड्स कि ठीक है 1 2 3 4 स्टेप्स हैं, बट इट टेक्स वेरी लॉन्ग बिकॉज ऑब्वियसली हमारे कोर्ट्स ओवरबर्डनड है। तो ये दूसरा साइड सर्व हुए उन जब तक वो आए कोर्ट में, तो ये 3 4 महीने तो आराम से लग ही जाते बिल्कुल हैं। ईज़िली मिनिमम। जो मेरे पास इस तरह हम दोनों के पास जब कोई क्लाइंट आता है हम बोलते हैं हमेशा मिनिमम देखें 3 मंथ्स एक 3 टाइम months. है कि ये लगेगा ये टाइम। उसके अलावा कोर्ट में जब आपको बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि क्योंकि कोर्ट के अंदर जज के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है औरत का बयान मैं अभी ले लेती हूँ, आपने क्यों खुला चाहिए। अब 50 और लोग बैठे हुए हैं कोर्ट के अंदर, आपको खड़े होके उस वक्त आपका वकील हेल्प नहीं कर सकता। अगर जज से आपने कोई सवाल पूछ लिया, फॉर एग्जांपल वो पूछते हैं कि आपको क्यों खुला चाहिए, क्या कोई तरीका नहीं है कि आप लोग का सुलह हो जाए। अब आपको यू नो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग एंड इट्स वेरी फ्राइटनिंग कि 50 लोग के सामने आप खड़े होकर बोलो कि मुझे इस वजह से खुला चाहिए। सो यू नो बेहतर तरीका ये है कि पहले ही वही राइट ले लें, और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली कानून का कोर्ट का दरवाज़ा हमेशा खुला है, आपके पास ये राइट अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा बुशरा ऑब्वियसली खुला की बात हो गई, तलाक की बात हो गई। जिन केसेस में बच्चे होते हैं, हाउ बैड आर दोज? आई थिंक दोज आर द वर्स्ट बिकॉज फिर वो बच्चे भी ड्रैग हो जाते हैं कोर्ट में, दे हैव टू कम टू कोर्ट एंड इट जस्ट गेट्स डर्टी बिटवीन द कपल बिकॉज ऑब्वियसली वो जब कस्टडी का मैटर इन्वॉल्व हो जाता है द अदर पार्टीज इन, बस वो फिर वो होता है कि दूसरी पार्टी को जितना गंदा करे ताकि वो बिल्कुल कस्टडी बस मिल जाए। बिल्कुल। और वो मुझे I- ये फ़ील होता है कस्टडी केसेस में इट्स नॉट अबाउट द चिल्ड्रन, इट्स मोस्टली अबाउट ईगो इश्यूज़। अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने इतने सारे ऐसे केसेस देखे हैं और मुझे ज़्यादातर यही फ़ील हुआ है कि एक पार्टी को जेन्युइनली बच्चा चाहिए होता है, लेकिन दूसरी पार्टी सिर्फ अपनी ईगो और अपनी ज़िद की वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही है। देखें कस्टडी के केसेस में अगर आपका अनफॉर्चुनेटली आपका रिलेशनशिप नहीं चला और आप लोग की दोनों की नहीं बनी फॉर वट एवर रीज़न, तलाक हो गई, खुला हो गई, और एक आप लोग का बच्चा है, तो मेरी एज अ लॉयर मेरा पहला मशवरा आपसे यही होगा, देखें बाहर कोर्ट के बाहर सेटल करें। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। ऑब्वियसली बुशरा वुड वाउच फॉर दिस कि देखें अगर आप कस्टडी का केस फाइल करते हैं, बच्चे को कोर्ट आना पड़ता है, बच्चे के दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कोर्ट के माहौल में अपने माँ बाप को देख के, ठीक है ना। और ऑब्वियसली उधर माँ भी कुछ बातें कर रही है, बाप भी कुछ कर रहा है, एंड ही इज़ जस्ट देयर, शी इज़ जस्ट देयर थिंकिंग कि यार ये क्या जगह है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसीजर पहले समझा देता हूँ। बुशरा करेक्ट मी वेर एवर आई एम रॉन्ग।
तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि इफ्तिखार एक बंदा है और उसकी बीवी सारा, दोनों का आपस में डिवोर्स हो गया, उनका एक बेटा है। बेटा सारा के पास रहा और डिवोर्स के बाद, और इफ्तिखार के पास इफ्तिखार और सारा की बात हुई कि अच्छा हम हफ्ते में एक दिन आने देंगे। अब सारा बोलती है कि नहीं, मैं तो इसको नहीं जाने दे रही इफ्तिखार के पास। तो इफ्तिखार के पास अपना राइट है कि वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल करे कोर्ट के अंदर कि ये मेरा बेटा है और मुझे इससे मिलने नहीं दिया जा रहा। अब उधर एक क्रूशल पॉइंट है, वो ये है कि बच्चे की एज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चा 7 साल से कम का है तो फिर ऑटोमेटिकली 7 साल की उम्र तक बच्चे की कस्टडी का राइट माँ के पास है, ठीक है। क्यों? ऑब्वियसली आप बच्चे की अपब्रिंगिंग, हिज क्लोजनेस, ही नीड्स हिज मदर। तो वो एज जो दी है 7 साल, वो ये होता है कि इट्स ग्रोइंग एज, ही नीड्स टू बी लव्ड, ही नीड्स टू बी केयर्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर। तो वो 7 साल की उम्र तक का राइट इस्लाम में भी, कानून में भी 7 साल की उम्र तक का राइट माँ के पास है। उसके बाद क्या कहते हैं, अब इफ्तिखार का लेट सपोज जो बेटा है उसका नाम रख देते हैं हम अली। अली की उम्र है 4 साल, तो इफ्तिखार को एट बेस्ट यही मिलेगा ऑर्डर कि उसको वीकली विजिटेशन मिल जाएगी, या हमारी कोर्ट्स की आजकल जो प्रैक्टिस है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ कराची की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये है कि हर 2 हफ्ते में एक दफ़ा मिलने की इजाज़त मिल जाती है। अगरचे पार्टीज़ का रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा होता है, मतलब थोड़े तमीज़ के दायरे के अंदर रह के मिल रहे हैं, कुछ इतना ज़्यादा मसला नहीं है, तो ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा होता है ना, कुछ पार्टीज़ मसले करती हैं, आपस में बुरा भला बोलती हैं, तो कोर्ट कहते हैं ठीक है, अगर आप लोग का इतना मसला है तो हम आपको एवरी ऑल्टरनेट सैटरडे कोर्ट की विसिनिटी के अंदर बच्चे से मिलने देंगे। अब उसका अगेन एक मसला है कि आप कोर्ट के अंदर आ रहे हो। अब एक लेट्स इसी सिचुएशन को ले लें, अली आ रहा है 2 हफ्ते में एक दफ़ा अपने बाप से मिलने, और वो कोर्ट के अंदर अपने बाप से मिल रहा है, तो क्या उसके दिमाग पे असर होगा और वो क्या सोचेगा अपने बाप के बारे में। तो ये एक एडवर्स इफ़ेक्ट है उसकी मेंटल वेल बीइंग पे, कि और वो अगले 3 साल, शायद 3 या 3.5 4 साल व्हाटएवर, वो शायद इसी तरह कोर्ट में ही मिले। और कभी कभार उसको ऑब्वियसली आपके पास बाप के पास राइट है कि वो ईद पे ले जाए कभी कभार, या बर्थडेज पे ले जाए। वो कोर्ट में आपको बार बार एप्लीकेशन मूव करनी है कि दिस एक स्पेशल दिन आ रहा है, आप ले दें। फुल कस्टडी इफ्तिखार को किस तरह मिलेगी, फुल कस्टडी इफ्तिखार को किस तरह मिलेगी, वो फुल कस्टडी आई मीन बाप को किस तरह मिलेगी, वो इस तरह मिलेगी कि अगरचे जो माँ है उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो जी, तो उनका ऑटोमेटिकली राइट ऑफ हिजानत जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर 7 साल काउंट नहीं होता। क्यों? देयर इज़ अ स्टेप मदर इन्वॉल्व। ऑब्वियसली देखिए, एक स्टेप फादर इन्वॉल्व, एक बच्चा है, no matter how much one says कि we love this child or whatever, nobody can love a child like a parent. तो there's always a possibility कि अगर step father steps in, कुछ खुदा ना खास्ता उनका तो बच्चा नहीं है, if he beats him up, if he does something, maybe he's the nicest person in the world, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी भी होगा उसका सगा बाप, लेकिन तब भी राइट बाप का हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उस वक्त इफ्तिखार जाके कोर्ट में दरख्वास्त दे सकता है कि जी बच्चे की माँ की अब शादी हो गई है, तो अब काइंडली अब मेरे पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अब फिर कहानी आती है कि जब वो बच्चा 7 साल से बड़ा हो जाएगा उसके बाद क्या होगा। अब देखिए, कानून कहता है कि कस्टडी सीधा बाप के पास जाएगी 7 साल के बाद, चाहे बेटा हो तो फिर थोड़ा बेटा और बेटी का बालिग की उम्र होती है, व्हेन दे हिट प्यूबर्टी, फिर उनका व्हेन दे हिट प्यूबर्टी दे कैन डिसाइड ऑन देयर ओन, बट टिल देन बाप का हक हो जाता है 7 साल की उम्र के बाद। तो उसमें क्या किया जाए, उसमें ऑल्दो कानून 7 साल के बाद ये कहता है, लेकिन कोर्ट्स की प्रैक्टिस ये है, वो देखते हैं कि यार बच्चे की बेहतरी कहाँ है, कि बच्चा ज़्यादा खुश कहाँ रहेगा, ज़्यादा उसकी उसके ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट कहाँ होगी, कहाँ उसको ज़्यादा प्यार मिलेगा। वो कोर्ट पूरा एक एविडेंस, एक प्रोसीजर है बहुत बड़ा, वो सब चीज़ें देखता है। दे लोग टेक अंडर कंसिडरेशन एवरीथिंग, एंड देन दे डिसाइड कि बच्चे की वेल बीइंग कहाँ है, वेलफेयर ऑफ द माइनर। अगर किसी ने कस्टडी केस किया है तो उनको फ़ौरन समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि कोर्ट लुक्स एट वेलफेयर ऑफ द माइनर। तो अगर कोर्ट को लगता है कि यार ठीक है ना, बाप की भी शादी नहीं हुई है, माँ की भी शादी नहीं हुई है, लेकिन बच्चा जो है वो माँ उसको ज़्यादा अच्छी लाइफ दे रही है, बच्चा वहाँ खुश है, तो फिर बच्चा माँ को ही मिलेगा, चाहे बाप का राइट ऑफ हिजानत हो ख़त्म हो गया हो, वो सब चीज़ें हैं। इसी तरह अगर क्या कहते हैं, एम आई मिसिंग आउट ऑन समथिंग बुशरा? I think it's just important to point out that in some cases, courts also, not in some cases, but if the child is old enough, the court also considers where the child wishes to live. Yeah, absolutely. Like, would he prefer staying with his mother or the father? Yeah. I dealt with a case where child, he wasn't old enough. I think
9 साल उसकी उम्र थी, बट ही वाज़ अ वेरी स्मार्ट चाइल्ड माशाल्लाह, ही हैड A1 ग्रेड्स एंड वेरी मैच्योर फॉर हिज एज। तो उससे को जज साहब ने सवाल पूछा कि आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, तो उसने बोला मैं, क्योंकि मेरी वालदा अकेली हैं और उनका मैं ख्याल रखता हूँ, वो भी मेरा ख्याल रखती है, लेकिन मैं भी उनका ख्याल रखता हूँ, उनके साथ और कोई मर्द नहीं रहता, मैं चाहूँगा मैं अपनी वालदा के साथ रहूँ। एंड नॉट जस्ट मी, द एंटायर कोर्ट रूम वाज शॉक्ड, एंड आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज आई वाज रिप्रेजेंटिंग द मदर। आई वाज लाइक यस, शुक्र। तो yeah, that happens as well, and the judge awarded the custody to the mother, and visitation rights मिली बाप को, लेकिन permanent custody माँ के पास गई। अगेन देखिए, ये पूरी सिचुएशन खुला की तरह, खुला तो बहुत छोटा है, 3 महीने में डिसाइड हो गया। अगर आप एक कस्टडी का केस कर रहे हैं तो आप साल, 1.5 साल, 2 साल अपने दिमाग में रखें कि ये केस चलेगा जी। और फिर हर 2 हफ्ते बाद आपने कोर्ट भी जाना है, आपको अपने बच्चे, अगर लेट सपोज कोर्ट बोलता है कि आप कोर्ट के अंदर विसिनिटी के अंदर ही मिलेंगे, कोर्ट में एक अलग से अच्छा सा कमरा बनाया हुआ है, मीटिंग रूम कहते हैं उसे बच्चों के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग मीटिंग रूम है। लेकिन आई स्टिल थिंक कि वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता होगा उन बच्चों को जो कोर्ट में आता है, बिकॉज इफ़ यू कम टू कोर्ट यू सी देयर क्रिमिनल्स वॉकिंग अराउंड इन चेन्स, हर तरह के लोग एग्जैक्टली इट यूज्ड टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग पहले, सिटी कोर्ट। अब अनफॉर्चुनेटली उसका ख्याल नहीं रखा गया है, लेकिन वो जगह ऐसी नहीं है कि आप अपने बच्चे को लेकर आओ और बच्चे से वहाँ मिलो। आप समझ रही हैं कि एक बच्चा कोर्ट आ रहा है अपने बाप से मिलने, ही शुड बी एक्साइटेड, और अपनी माँ से मिलने ही वुड फील एक्साइटेड कि नो आई एम गोइंग टू मीट माई डैड, मैं फाइनली अपनी माँ से मिलूँगा या मैं फाइनली अपने बाप से मिलूँगा। और वो कोर्ट के अंदर जाके वो एक्साइटेड, वो शायद पहली दफ़ा में एक्साइटेड हो, लेकिन दूसरी दफ़ा उसका दिल नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ जाके अपने बाप से मिलूँ, यू नो माई फादर। Try and avoid something. This one time in court, I saw this father came to visit his child. They were meeting in court, and the father got roller skates for the child. And I remember कि वो बच्चा वहीं पे roller skates try करके वो उसका बाप उसको वहीं पे, and it broke my heart because I was just thinking कि ये this is not the place for this sort of thing. Exactly. And मेरा सजेस्ट, मेरा एक वैसे कल रात में ही मेरे दिमाग में आइडिया आया दैट आई आई ट्राई टू परसू दिस, दैट कि हमारी कानून के अंदर ही कोई तब्दीली आए कि अगर किसी को कस्टडी का इशू है तो रादर देन फाइलिंग अ केस इन कोर्ट या राइट आफ्टर फाइलिंग अ केस इन कोर्ट, कोर्ट बोले आप पहले मीडिएशन करो, कोर्ट अपॉइंटेड मीडिएटर हो जो आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कोशिश करे। आई फील कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर फॉर कस्टडी केसेस। इतने सारे कस्टडी के केसेस हैं और इतने पेटी मैटर्स पे होते हैं कि बंदा सोच के परेशान हो जाता है कि यार ये कोई बात है, ठीक है ना, यू कैन सॉल्व दिस आउट ऑफ कोर्ट। तो I will try. Also, I think there should be a timeline as well. कि जैसे कि मिनिमम कोई कस्टडी केस हैज़ टू बी रिजॉल्व विद इन सपोज 3 months फॉर एग्जांपल या 4 months, कोई एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, वरना ये ड्रैग ऑन होते रहते हैं। बट बुशरा रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अब देखिए इतने सारी तरह के केसेस है, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी माशाल्लाह से दे पास्ट वेरी गुड ऑर्डर्स कि आप फॉर एग्जांपल रेंट केसेस 3 महीने में ख़त्म कर दें, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग हमारी कोर्ट की प्रैक्टिस, जैसे अभी सैटरडे को आपके भी केसेस थे, मेरे भी केसेस थे, हम सैटरडे को कोर्ट गए, मतलब हम फ्राइडे को बैठ के तैयारी कर रहे थे और फ्राइडे की रात को स्ट्राइक कॉल हो गई और सैटरडे को हम वापस आ गए, कुछ हुआ नहीं काम। और इस तरह बहुत होता है कोर्ट में, बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से इतना डिले आया, और प्लस कोर्ट हमारी देयर इज़ लाइक 30 जजेस इन द हाई कोर्ट एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस पेंडिंग, एंड देन देयर इज़ आई डोंट नो, आई थिंक 100 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हुए हैं अभी। I don't know the exact number, but the number of cases is like multiplied by 100. So अगर एक जज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ईजिली उसके केसेस हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही हैं, आई थिंक मोर देन दैट। मैं बहुत कम नंबर बोल रहा हूँ आई फील, क्योंकि एक दिन में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के सामने ईजिली आई थिंक 50-60 केसेस लगे हुए होते हैं। एग्जैक्टली। तो एंड दिस इज़ ऑन अ नॉर्मल डे, बिजी डे इज़, एंड बिजी डेज ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल सैटरडे को आई नो लिस्ट में देखता हूँ 122-123 केसेस आराम से फिक्स्ड होते हैं। तो अब इन सिचुएशन में हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें कि केस जल्दी चल जाए, रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, नॉट फॉर द जज। वो जजेस भी हमारे फॉर्चुनेटली, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आई फील द जजेस आर वेरी मच रिलीफ गिविंग, दे वेरी नाइस, काफ़ी अकोमोडेट भी करते हैं, लेकिन वो भी बेचारे कितना करेंगे यार, उनके पास इतना, उनके ऊपर इतना बर्डन है। तो आई फील अब मेरे ख्याल से जिस तरह बाहर मुल्कों में होता है, बुशरा भी बताएंगी, यूके के अंदर
केस फाइल करने से पहले मीडिएशन बहुत ज़रूरी है। मीडिएशन क्या होती है कि दोनों पार्टीज़ कोर्ट के बाहर मैटर सेटल कर लें। अगर वो कोर्ट के अंदर पहले आ जाती है बगैर मीडिएशन करे तो उन पे कॉस्ट लग सकती है। मतलब क्या, उन पे पेनल्टी लग जाएगी। तो पेनल्टी रख दें लेट्स से 10,000 या 15,000 या 20,000, लोग खुद ही सीधे हो जाएंगे। कोर्ट बोलेगी कि आप ये पैसे दे because you haven't first tried to एग्जैक्टली sort the matter outside of एग्जैक्टली court and you directly approach court. एग्जैक्टली या पहले, या फिर ये भी प्रोसीजर हो सकता है कि कोर्ट में आप केस फाइल करें और फिर उसके बाद कोर्ट आपको बोले ठीक है आपका केस आ गया, हमने देख लिया आपका केस है, हम एक मीडिएटर अपॉइंट कर रहे हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में। कोर्ट अपॉइंटेड मीडिएटर हो जो बीच में बैठे दोनों पार्टीज़ की सुने उसी वक्त। एक मीडिएशन में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे 3 घंटे एट बेस्ट। एंड देन 3 घंटे में देखें आप लोग के जितने भी मसले होंगे ना 3 घंटे में सॉल्व हो सकते हैं। माने या ना माने, ज़्यादा कोई बड़े इश्यूज़ नहीं होते हैं, वो कोई टेक्निकल इश्यूज़ नहीं होते हैं, मगर 3 घंटे में अगर वो सॉल्व हो जाता है तो फिर आपकी जो मीडिएटर बोले आर्बिट्रेटर, उसको बोले आर्बिट्रेशन वुड बी अ बेटर वर्ड फॉर दैट, कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें। बट आई फील चले मैं टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ में नहीं घुस सकता, लेकिन बीच में एक बंदा डाल के ये सब चीज़ें सॉल्व करवा लें। उससे ये फ़ायदा होगा, एक तो आपकी टाइम की बचत होगी, दूसरा कोर्ट के अंदर आपके चक्रों की बचत होगी। एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली आपके बच्चे के ऊपर जो मेंटल इम्पैक्ट आएगा एक कोर्ट आने का, विच इज़ द मोस्ट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उससे आपकी बचत होगी। सही बुशरा, तो वी जस्ट स्पोक अबाउट custody matters, we spoke about खुला। one thing I actually मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई कि वो मेंटेनेंस के बारे में निकल गई कि जब औरत खुला लेती है या तलाक लेती है तो क्या हस्बैंड को कुछ देना होता है अपनी तरफ से उसको, या शी इज़ जस्ट उसको वहीं ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? अच्छा, ओके, सो मेंटेनेंस आ जाता है जहाँ पे यहाँ ये होता है कि when the husband and the wife they're married, the husband has to provide for the wife, and if there are kids obviously has to provide for the kids as well. monthly maintenance देता है husband। तो ये होता है कि when the wife, अच्छा ऐसा बहुत केसेस में होता है कि शोहर बीवी को मेंटेनेंस नहीं देता, तो जब when a wife files for खुला तो most times वो उसके साथ मेंटेनेंस भी क्लेम कर रही होती है कि इसने मुझे इतने महीने से मुझे पैसे नहीं दिए मंथली मेंटेनेंस, बिकॉज इट्स हस्बैंड्स ड्यूटी टू मेंटेन द वाइफ। वो बोलेगी कि मुझे इसने इतने महीने से पैसे नहीं दिए, तो फिर जो है उसके अंदर वो मेंटेनेंस भी क्लेम करेगी। मेंटेनेंस कोर्ट डिसाइड करता है, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करता है, बट वो देखता है कि इफ़ अच्छा सो एज लॉन्ग एज द वाइफ इज़ लिविंग विद द हस्बैंड इन द सेम हाउस, द हस्बैंड हैज़ टू प्रोवाइड मेंटेनेंस। तो कोर्ट ये कंसिडर करेगा कि इफ़ द वाइफ हैज़ लेफ्ट द हाउस तो उसके अंदर मेंटेनेंस देनी चाहिए नहीं, अपनी मर्ज़ी से छोड़ के गई है, अपनी मर्ज़ी से अगर छोड़ के गई है, वो शी कंपेल्ड टू लीव द हाउस बिकॉज द हस्बैंड यूज्ड टू बीट हर अप, ये सारी चीज़ें कोर्ट देखेगा। ऑल्सो कोर्ट ये भी देखेगा कि हस्बैंड का जॉब क्या करता है, वो उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके बेसिस पे वो मेंटेनेंस भी देगा कि चले ठीक है, इफ़ ही अर्न्स 50,000 सपोज अ मंथ, सो ही सपोज टू गिव 10,000 टू हिज वाइफ पर मंथ। और जब वो खुला हो जाता है तो इद्दत पीरियड के लिए ज़रूरी लाजमी तौर पे उसको 3 महीने जो होते 4 महीने उसके अंदर ही हैज़ टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर हिज वाइफ। तो खुला के बाद भी उसकी इद्दत पीरियड का भी टाइम जो होगा वट एवर मेंटेनेंस डिसाइडेड वो भी देना पड़ेगा उसको। हाँ, उसको देना पड़ेगा जी। सही सही। ऑल्दो शी इज़ लेटिंग गो ऑफ द हक महर, तो बाय वर्च्यू ऑफ द खुला शी इज़ लेटिंग गो ऑफ द हक महर, बट द गाय स्टिल हैज़ टू पे मेंटेनेंस टू हर। या एंड अगर डिवोर्स हुआ है तो ऑब्वियसली अगेन तब भी सारी मेंटेनेंस देनी है। इसी तरह अगर बच्चों की कस्टडी का केस है तो वेरी सिमिलर, जब तक औरत आपके साथ रह रही थी तब तक तो आपको मेंटेनेंस देनी है, उसके बाद आपको तलाक के बाद तो मेंटेनेंस ऑब्वियसली नहीं देनी, लेकिन आपको जो बच्चों की जो मेंटेनेंस है, जो बच्चों के ख़र्चे हैं वो बाप के ऊपर आते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे माँ जितना भी कमा ले, बाप अगर देखिए बच्चों की ज़िम्मेदारी बाय वे वर्च्यू ऑफ शरिया हमारे इस्लाम के तहत और हमारे कानून के तहत बच्चों की ज़िम्मेदारी बाप पर है कि उनकी जो ख़र्चे होंगे वो सारा बाप उठाएगा। तो जब बच्चों की कस्टडी का केस आता है तो सबसे पहले माँ यही बोलती है बच्चों का ख़र्चा भी नहीं दे रहा। तो आपने बच्चों का, हाँ ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप महीने के 25,000 रुपये कमा रहे हैं तो आपको ख़र्चा 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, नहीं। कोर्ट वो सारी चीज़ें नज़र में रख के फिर एक मेंटेनेंस अलाउ करेगी कि बच्चों को आप इतने पैसे दें। आपकी ज़ाहिर सी बात है अगर किसी की इनकम बहुत कम है तो उनको कम होगा, अगर बहुत ज़्यादा है तो उसी तरह हिसाब से होगा, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मेंटेनेंस बच्चों की बिल्कुल नहीं देनी है। कस्टडी केसेस में बच्चों की ज़िम्मेदारी आप पर है, जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अपने पाँव पे नहीं खड़े हो जाते, वो बाप की ज़िम्मेदारी है। और अगर माँ नहीं ले रही है तो उसका बड़ापन है, मतलब आप उसका एहसान अदा करें कि यार वो नहीं ले रही है, क्योंकि ज़िम्मेदारी आपकी है। एज अ फादर यू हैव टू मेंटेन योर चिल्ड्रन।
करेक्ट बुशरा? Yes. Also मुझे I think we should also talk about bridal gifts जो होते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी cases में मसला बन जाते हैं. Absolutely, I would love to do that. I would like to talk about dowry and bridal gifts. Dowry तो in our culture I don't know why but it's a huge thing, and courts ने अब ये start कर दिया. Like I appreciate the fact कि अब courts have start saying no कि dowry नहीं लेनी चाहिए, or you know there's law in place कि नहीं लेनी है. पर bridal gifts जैसे कि शादी के टाइम पे शौहर ने बीवी को गोल्ड का सेट दे दिया, शौहर की फैमिली ने बीवी को कुछ कैश दे दिया है कुछ, तो द लॉ इज़ कि वो ब्राइडल गिफ्ट्स एब्सोल्युटली वाइफ का राइट है. नो मैटर खुला हुए, नो मैटर डिवोर्स हुए, Yeah. कुछ भी हुए, वो वाइफ का ही राइट है. Yeah. और वो जो She's चीज़ें होती है entitled to that. वो आई एम आस्किंग दिस फॉर ए रीज़न. मैं आपको बताता हूँ. वो नहीं होता कि शादी के बाद वो लड़की वालों ने लड़के वाले के भाइयों के लिए और उनके पूरे ख़ानदान वालों के लिए कपड़े बनाए और वो चीज़ें आई, तो क्या वो भी वापस कर रहे हैं? नहीं. Exactly. I had a case once. Confidentiality तो breach नहीं होगी. I'll just tell you a story. Got a case. Got a case. I got an inquiry कि ये हम लोगों ने गिफ्ट दिए थे the groom's mother, कि हमने गिफ्ट्स दिए थे लड़की वालों को, तो ये भी वापस चाहिए. तो मैंने बोला अच्छा. And she took out like 5 papers, या back बड़ी and बड़ी front, लिस्ट बना के लेकर back आते हैं and अंदर. front, Yeah. बैक एंड फ्रंट, 5 पेजेस बैक एंड फ्रंट. और उस पर लिस्ट बनी हुई कि ये इसको गया था, ये इसको गया था, ये इसको गया था. और मैं आंटी की शक्ल कर रहा हूँ, आंटी आप पहले दिन से ही मूड में थी कि अगर कुछ हुआ तो मैं 1-1 रुपया वापस लूँगी. लाइक ये तुम्हें चाहिए वापस चाहिए तो हमने दिया था. मैंने कहा आंटी वो गिफ्ट है, आप क्लेम कर सकती हैं, You लेकिन can't claim yeah, you can't you claim can it claim back. for it, yeah, you can try your chance, but very unlikely But you'll get it. yeah. But yeah, absolutely. और हम भाई ये दाऊद, मतलब क्या बोलूँ मैं अब. एक बड़ी अच्छी मूवी जो मुझे लगी दावरी पे, मेरे दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मुझे लगा उनको इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि ये मूवी उनके लिए नहीं बनी थी. द मूवी का नाम मैं बिल्कुल अभी भूल गया. इट्स कॉल्ड, इट्स पाकिस्तानी मूवी, महवे शयाद की है. यार क्या नाम था उसका? It's about Jahez and everything. Yeah, Load I Wedding. can't. Load Wedding, yes. So it's called Load Wedding, Geo Productions, I feel. And when I saw the movie, so I was in the cinema, I think ईद पे कहीं किसी टाइम पे रिलीज़ हुई थी और मैं वो देख रहा था. सो इट टेल्स यू द स्टोरी इज़ कि किस तरह जहेज़ असर करता है ख़ानदान पे. कितना मुश्किल होता है कि नो औरत के लिए जहेज़ लेकर आना, और किस तरह कराची में तो नहीं लेकिन इंटीरियर टूवर्ड्स जो गांव वगैरह है उधर जहेज़ का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि लड़की आएगी तो बहुत सारा सामान लेकर आएगी. तो जब वो मूवी चल रही थी तो लेकर आएगी, एग्जैक्टली appliances सब लेकर चीज़ें आएगी. लेकर आएगी. तो उस मूवी के अंदर यही था कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है एक फैमिली पे, कि उनकी अगर बेटी हो तो उन पर कितना प्रेशर होता है, उनको जहेज़ देना है, ये सब देना है. और उसके फ़ायदे और मतलब उसके नुकसानात, फ़ायदे तो कुछ भी नहीं है, नुकसानात बताए. और जब वो मूवी ख़त्म हुई, इट हैड अ वेरी गुड, लाइक आई फेल्ट इट हैड अ वेरी गुड इम्पैक्ट. एंड आई कैन टेल दैट वाई, बिकॉज जब वो मूवी ख़त्म हुई तो और लाइटें खुली तो देयर वर सम पीपल वेयर आई कुड सी कि इन्होंने लिया है एंड दे फेल्ट बैड एट दैट टाइम. दे हैड दैट शॉक फेस कि ओह अच्छा ये गलत था जैसे उनको. एंड आई फील कि इट्स सेंट ब्यूटीफुल मैसेज कि जहेज़ लेना बिल्कुल गलत है. देखो क्या जो चीज़ हमारे एक तो रिलीजन में भी नहीं है जहेज़, ऊपर से इट्स अ कल्चरल थिंग, ऊपर से क्यों एक इतना मुश्किल बना रहे हैं लोग शादी को, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा. स्पेंडिंग So मिलियंस. I think shadi has became a business now. Have like huge, have like 5-6 events. It is a मेहंदी business. करो आप, ढोलकी करो, उसके बाद कवाली करो, and then have a शादी, वलीमा, beach आप मेहंदी party. करेंगी I don't बुशरा? understand. To be very honest, no. Initially yes, but not anymore. I just feel like अगर मुझे वही पैसे आप मुझे दे तो मैं जाके दुनिया घूम के आ जाऊँ. I can spend it elsewhere rather than spending it on the big event. एग्जैक्टली दैट्स द वे आई फील एज वेल कि यार ये आई मीन मैं 1000 लोगों को दावत दूँ जो जिनको मैं जानता भी नहीं. ऑब्वियसली वो ज़्यादातर मेरे वालदेन के जानने वाले होंगे, और वो आके ना मुझसे मिलेंगे ना कुछ करेंगे. आएंगे, खाना खाएंगे, नुक्स निकालेंगे कि दूल्हे के कपड़ों में ये मसला था, खाने में ये मसला था, ये ठंडा था, ओके टाटा बाय बाय एंड दे लीव. एंड मुझे उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? क्यों मैं ये कर रहा हूँ? उनके जो वो थोड़े से 1000-2000 रुपये लिफाफे में रख के जाएंगे, मैं तो लाखों खर्च कर रहा हूँ किसको इम्प्रेस करने के लिए? क्यों? मुझे समझ में आता है कि हमारी ये सोसाइटी में हमारे वालदेन का बहुत दिल होता है कि बच्चे की शादी हो, धूमधाम से हो, लेकिन उसका
But एक I तो think more than shock, it's also a societal pressure कि you have या to be better. You're like बाय द your वे देयर wedding इज एन has to be एपिसोड ऑन better than दैट XYZ. या आई मेड एन एपिसोड ऑन दैट it will be released before your episode but Okay. but yeah there's an episode on that where I मैंने बताया है कि किस तरह सोसाइटी जो है हमारी, क्योंकि ये फैंसी शादियाँ जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन उससे जो नीचे वाला है, जो उससे नीचे तबके का है, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि यू नो ही हैज़ टू मेंटेन, ही वांट्स टू ट्राई एंड गेट इन दैट क्लास. सो यू नो बाय वर्चू ऑफ यू स्पेंडिंग लैविशली ऑन योर वेडिंग, वो एक यू नो वो क्या कहते हैं उसे, स्नोबॉल इफेक्ट बन रहा है कि नीचे वाले के ऊपर प्रेशर जा रहा है और उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर जा रहा है. यू नो दे ट्राइंग टू फिट इन द सोसाइटी, ट्राइंग टू यू नो शो पीपल को या वी आर एज गुड एज दे आर. वेरी अनफॉर्चुनेट आई फील. कामी मेरा जो प्रोड्यूसर है मुझे लुक्स दे रहा है अब कि यार भाई क्या, मुझे घर जाना है, 12 बज गए हैं. That's it. थोड़ी देर और, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आज बात करने में यार. नहीं बुशरा, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू कि यार शादी का तो दावरी का तो यहाँ एक मेजर मसला है. तो जो ख़वातीन और हजरात ये सुन रहे हैं, देखें आपके, अगर आपकी शादी हो रही है और आपके ऊपर आपके वालिदैन प्रेशर डाल रहे हैं, तो देखिए वालिदैन, हम याद रखेगा, मेरा तो ये इस पे बिल्कुल मानना है, आपको लगता है कभी कभार कि आपके वालिदैन यू नो देर बीइंग अनजस्ट, कई बातें नहीं कर रहे, लेकिन देर ऑलवेज़ लुकिंग आउट आफ्टर यू, हमेशा आपकी बेहतरी चाहते हैं. और मैंने ये देखा है कि यार अगर आप उनको प्यार से समझाओ, उनसे यू नो आप ट्राई टू गेट इन देयर शूज़, अंडरस्टैंड द पॉइंट योर सेल्फ एंड देन एक्सप्लेन इट टू देम, आपका काम हमेशा हो जाएगा. मेरी पॉडकास्ट का आइडिया जब मैंने अपने वालिद साहब को बताया, मैंने बोला यार तुम बैरिस्टर हो, तुम्हें मैंने इतना पैसा खर्च करके वकील बनाया है, बैरिस्टर बनाया है, तुम ये क्या यूट्यूब पर आओगे? तो मैंने बोला जी पापा मैं आऊँगा. तो उन्होंने, वो बड़ा गुस्सा हुए, इनको नहीं समझ में आया, उनको मैंने समझाया, एक बार समझाया, 2 बार समझाया, नाराज़ हो गए. फिर जब मैंने अपना चैनल बनाया तो आई किड यू नॉट बुशरा, मैंने एक दफ़ा मैंने अभी चैनल का किसी को बताया नहीं था. आई टोल्ड एवरीवन अबाउट द आइडिया, लेकिन मैंने सिर्फ चैनल बना के छोड़ दिया था कि यार ये करना तो है. तो मैंने अपने वालिद साहब का फ़ोन पड़ा हुआ था, मैंने खोला, मैंने बोला चलो अब्बा के फ़ोन से सब्सक्राइब करता हूँ. और मेरा उस वक्त URL ऊपर कहीं आ भी नहीं रहा था, कुछ दूर दूर तक नहीं था. लेकिन मैंने जब सर्च किया वकील साहब, तो किसी ने पहले से वकील साहब सर्च किया हुआ था, और डीप जाके वालिद साहब ने सर्च के अंदर से निकाला था कि ये मेरे बेटे का पेज है, एंड ही सब्सक्राइब्ड हिमसेल्फ. सो माई फर्स्ट सब्सक्राइबर वाज माई डैड एंड ही वाज द वन हु इज़ अपोजिंग इट द मोस्ट. तो आप मकसद ये स्टोरी बताने का ये था कि जब आपकी शादी हो रही हो, आपको अपने तरीके से चाहिए हो, आप अपने वालिदैन से बात करें, उनको समझाएं. देखिए वो दे वांट द बेस्ट फॉर यू, दैट इज़ विदाउट अ डाउट, बट दे आर फ्रॉम एन अदर जनरेशन, वो कहीं और के लोग हैं, हम किसी और Exactly. ज़माने मसला के ये लोग कि हैं, या वो नहीं समझ उनके पाएंगे. टाइम तो पे ये सारे, हाँ, हाँ एग्जैक्टली, ये लेकिन जो मसले आपको उनको हमारे टाइम में, समझाना है. उनके टाइम पे ये मसले थे भी नहीं. तो आई थिंक इट्स वो जो जनरेशन गैप है. तो ऑब्वियसली आई एब्सोल्युटली. गेट द फैक्ट कि यू नो यू लाइक कि वो नहीं समझ रहे, वो नहीं मानेंगे, बट देन यू हैव टू या एक्सप्लेन टू देम इन द वे इन विच दे विल एक्चुअली अंडरस्टैंड. Yeah, so true. Thank you so much, Bushra. It was a pleasure having this conversation. Like always, it's always a pleasure talking to you. I'll inshallah see Thank you you for soon in having me court. over. No, it was a pleasure. Thank you so much. I'll inshallah see you soon in court. Okay. Okay, take care. Allah Hafiz. Gee, so that was our episode about family law और दीगर मसाइल. With that being said, मेरा नाम है बैरिस्टर मुनीर इकबाल और आप सुन रहे थे वकील साहब पॉडकास्ट. Adjourned.